खुल के बोल सकता हूँ कि विजयलक्ष्मी ने मुजफ्फरपुर के राजनीतिक लोगों के संरक्षक है। मेरे को सिर्फ यही बोलना है कि मैं मेरी बहन के लिए न्याय मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ। मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। पावर ज्योति के पास है। अगर ये पावर ज्योति के पास होगा तो हमें न्याय नहीं मिलता, या मिलेगा भी नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आगे भी जो कोर्ट काम करेगी, इसके बाद जो आगे मैटर जाएगा, जो ट्रायल होगा मैटर, तो क्या होगा, कोर्ट में उसी बेसिस पे काम करेगी, उसी पर्चे पे काम करेगी जो कि पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा फाइल किया गया, जो कि अभी तक संदिग्ध है। अभी तक कुछ भी उन्होंने ऐसा स्टेप नहीं लिया है कि जिससे पता चलेगा। इस केस के पूरे फैक्ट्स को देखेंगे तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि हम इस वर्जन पर हम सवाल उठाते हैं कि ये जो वर्जन बताया जा रहा है कि तब उठने से डेथ हो सकती है किसी की, ये थोड़ा फिशी लगता है। नॉर्मली जैसे किसी को अगर स्मोक की वजह से सफोकेशन होती है तो वो इंसान क्या करता है, सबसे पहले वो उठने की कोशिश करता है, वो थोड़ा करवट बदलता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नॉर्मल पोजीशन में ऐसे लाई डाउन करता हुआ नहीं मिलेगा किसी भी सिचुएशन में। फिलहाल उनका सपोर्ट है भी और फिलहाल उनका सपोर्ट नहीं भी है। ये मामले में ये हमारी बहन, ये जो मामला है उसको ये हम मतलब वरुण कुमार सिंह, ये हम लोगों का मल्टीपल बिजनेस है। ये हमारे फादर और बिहार सरकार से भूतपूर्व मंत्री ये आपका संजीव प्रसाद टोली जी है, संजीव प्रसाद टोली जी। तो विजय भैया ने भी हेल्प किया है, रणधीर भैया ने भी हेल्प किया, लेकिन मतलब जो हेल्प मतलब मिलना चाहिए था वो हेल्प उन्होंने नहीं किया। हम ये बोलना चाहते हैं मामले के लिए कि हमारी केस की जो आईओ जो थी विजय लक्ष्मी, जो ब्रह्मपुरा थाने की थी, विजय लक्ष्मी ने पहले दिन से फोन पे किया। और ये चीज मैं मीडिया के थ्रू खुल के बोल सकता हूँ कि विजय लक्ष्मी ने मुजफ्फरपुर के राजनीतिक लोगों के संरक्षक है। मेरी बहन का मामला दबाया है और ये हमारी बहन के जो फादर इन लॉ संजीव सिंह और ममता सिंह जो उनकी साथ, उन लोगों के प्रतिवेदन 1 प्लस प्रतिवेदन 2 जनवरी में निकल गया था, वारंट इशू हो गया था। संजीव सिंह का व्हाट्सएप स्टेटस फरवरी में था। तो प्रशासन ने कोई भी उनका मोबाइल ये आपका सर्विलांस पे नहीं रखा और प्रशासन ने जानबूझ करके ये उनको संरक्षण दिया। हम इस मामले में आपका बिहार सरकार के माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात हुआ है। सम्राट चौधरी ने बोला था कि ये आपका एसआईटी का गठन होगा, लेकिन अभी तक ये आपका कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है। तो मेरे को सिर्फ यही बोलना है कि मैं मेरी बहन के लिए न्याय मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ। मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए, या फिर हम प्रशासन से यही बोलना चाहेंगे, सम्राट चौधरी ने यही बोलना चाहेंगे कि उन लोगों की जो भी साक्ष्य उन लोगों की और बाकी मध्य और लड़के के नाना जी जो है रघुवंश कुमार बाबू, उन लोगों की ये आपका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए, यही हम बोलना चाहते हैं। क्योंकि अभी मेरी बहन का मामला 3 महीना हो गया, फिलहाल अभी सिर्फ उससे ये हत्या की गिरफ्तारी हुई, कोई भी परिवार वालों से कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। ये जब हम चाहते हैं हम लोग सबके घर में तो दूध जला होगा, तो जो दूध जलता है अगर बहुत छोड़ दिया जाए, रात बन जाता है तो घर ऐसा लगता है और बेडशीट हो गया काफी समय से मारने लगते हैं। तो एक जांच का बिंदु होता है जहाँ से जांच किया जाता है कि इसमें हुआ था या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां से उठाया नहीं जाता। ना उस जगह की वीडियोग्राफी होती है, ना फोटोग्राफी होती है, ना वहां से कुछ कलेक्ट किया जाता है, ना कोई बेडशीट हो गया और ना ही कोई पर्दा हो गया, कुछ भी ऐसा आइटम जहाँ से पता चले कि ये दम होने से मृत्यु हुई।
बस अचानक एक जो ये थ्रेड होता है, एक कहानी बुन दी जाती है कि लड़की का दम घुट के मृत्यु हो गया। इसमें जो दहेज केसेस होते हैं, इसमें मृत्यु होती है, इसमें जब दहेज के प्रोटेक्ट किया जाता है, हमारे पास कई ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जो हमने सबमिट किया है, जो हमारे जो पीड़ित है, पीड़ित भाई हैं, उन्होंने जाकर के थाने में जो सर्टिफिकेट लगता है किसी एविडेंस एक्ट का, नया जो कानून है बीएसए का, ये साक्ष्य अधिनियम, वो लगाते हुए उन्होंने सबमिट किया है। उसका कोई भी विवरण केस डायरी में शासित में नहीं। तो ये बहुत गंभीर मामला होता है कि कैसे जो सिस्टम बनाया गया न्याय दिलाने के लिए, वो कैसे किसी आदमी को सपोर्ट करता है। अब थोड़ा सा इसमें पीछे डीप जाए तो जब बेटर सेट वहां पहुंचती है तो जो टाइम ऑफ डेथ लिखती है रात के 10 बजे की लिखती है, और जो रिपोर्ट किया जाता है सुबह में, वो सुबह 10:30-11 बजे 112 नंबर पर कॉल करके बुलाया जाता है कि हाँ मृत्यु हो गई है, जबकि जहां पे जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, डेथ है, वो वहां से बस 150 मीटर थाने में जो ब्रह्मपुरा थाना है, वो 150 मीटर की दूरी पर है। बस कहीं भी जाके बुलाया सकता, कुछ भी कह सकता। तो अगर रात में डेथ हो गई 10 बजे, तो ये अंगीठी वाली जो मैटर आ रही है उसका फेल हो जाता है। इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो तो अच्छा है कि जो जजमेंट लेने का पावर है, जो केस में डिसीजन लेने का पावर है, जो इन्वेस्टिगेशन सही हुआ कि नहीं हुआ की पावर दूसरे के पास है। अगर ये पावर ज्योति के पास होता तो हमें न्याय नहीं मिलता, या मिलेगा भी नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आगे भी जो कोर्ट काम करेगी, इसके बाद जो आगे मैटर जाएगा, जो ट्रायल होगा मैटर, तो क्या होगा, कोर्ट भी उसी बेसिस पे काम करेगी, उसी पर्चे पे काम करेगी जो कि पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा फाइल किया गया, जो कि अभी तक संदिग्ध है। अभी तक कुछ भी उन्होंने ऐसा स्टेप नहीं लिया है कि जिससे पता चले कि वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, और इसमें किसी पार्टी को बेनिफिट देने की कोशिश नहीं की जा रही। यहाँ से साफ साफ जो लग रहा है किसी पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। और ये मर्डर है या नॉर्मल किसी की कॉन्स्पिरेसी है या ये डेथ खुद हुई है, ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होता था। तो इसी बैकग्राउंड में हायर जुडिशरी ने ये ऑब्जर्व किया कि एक्सिस्टिंग प्रोविजंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है, और इसके बाद लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी, जिसमें कहते हैं हैरेसमेंट ड्यू टू डाउरी, हैरेसमेंट डाउरी के लिए हैरेसमेंट जो इन-लॉज और हस्बैंड और उसकी फैमिली करती है, वो 498 ए ऑफ आईपीसी के अंदर आता है। और सेक्शन 304 बी ऑफ आईपीसी स्पेशली डाउरी डेथ के लिए बनाया गया, क्योंकि ये जो 306 के अंदर हम प्रूव नहीं कर सकते कि ये डाउरी की वजह से डेथ हुई है या मर्डर है, क्या है, हम प्रूव नहीं कर सकते। और एक और सेक्शन ऐड हुआ 113 बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके थ्रू ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अगर 7 इयर्स के अंदर किसी की डेथ हुई है अपने मैट्रिमोनियल होम में, तो ये प्रिज्यूम, और उसके पहले डाउरी के डिमांड्स हुए हैं, तो उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि डाउरी की वजह से ही डेथ हुई है, डाउरी डिमांड की वजह से डेथ हुई है। ठीक है, अब अगर हम प्रेजेंट केस की बात करें तो ये मैटर रजिस्टर हुआ है क्योंकि अब हमारा बीएनएस आ गया है आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता, तो इसमें सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस के अंदर ये केस रजिस्टर हुआ, जो ऑलरेडी इस तरह के केसेस को बहुत सेंसिटिव तरीके से देखती है, जो हमारे प्रोविजंस में अब दिखता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी सीरियस एलिगेशन है तो अरेस्ट क्यों नहीं हुए अब तक? सिर्फ हस्बैंड अरेस्ट हुए, बट जो फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ है उनकी अरेस्ट अभी तक नहीं हो पाई। तो इस स्टेज पर हमें थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी अभी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि डेथ जो है वो दम घुटने की वजह से हो गया। तो लेकिन अगर हम प्राइमा फेसी इस पूरे मैटर को देखते हैं एज एन एडवोकेट, एज अ कॉमन पर्सन, आप इस केस के पूरे फैक्ट्स को जब देखेंगे तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि हम इस वर्जन पर हम सवाल उठाते हैं कि ये जो वर्जन बताया
45 in the morning. तो इसलिए कुछ ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो फिशी हैं इस मैटर में,